Hello everyone, welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and today we are going to start with part 35 of the lecture series of daily 10 questions. हम प्रीवियस ईयर जून 2013 का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका हम पहला पार्ट कर चुके हैं. अब हम कर रहे हैं दूसरा जो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 11 से. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन हैं और हमें बताना है इनमें से फॉल्स कौन सी है. ए क्या है? द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज यूनिटी व्हेन टैक्सेस आर लमसम टैक्सेस. सेकंड क्या है हमारा? बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज लेस देन यूनिटी व्हेन टैक्सेस आर एड वलोरम टैक्स. सी क्या है हमारा? टैक्स मल्टीप्लायर इज लेस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर. एंड डी क्या है? टैक्स मल्टीप्लायर इज मोर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर. तो कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा, हमें ये बताना है. तो समझते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन. सबसे पहले अगर बात की जाए, इफ़ टैक्सेस आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम, अगर जो हमारे टैक्सेस हैं या तो वो पार्टली फिक्स्ड हैं या फिर हमारे पार्टली प्रोपोर्शनल हैं किसके? हमारी इनकम के, तो गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर होगा वो लेस देन 1 रहेगा, मीन्स लेस देन यूनिटी रहेगा. नेक्स्ट हम समझते हैं, अगर हमारी जीडीपी इंक्रीज़ होती है तो वो किस पे डिपेंड करती है? हमारी फिस्कल पॉलिसीज़ पे. हम किस तरीके से रिवेन्यू अर्न कर रहे हैं, किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर, मीन्स गवर्नमेंट जो है वो स्पेंडिंग कर रही है. सो द मल्टीप्लायर ऑन चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज़ लार्जर देन द मल्टीप्लायर ऑन चेंजेस इन टैक्सेशन लेवल. जितना हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग के मल्टीप्लायर में चेंज आएगा वो ज़्यादा होगा किससे? हमारे टैक्सेशन लेवल के मल्टीप्लायर से. और जो हमारा टैक्सेशन मल्टीप्लायर होगा वो स्मॉलर होगा हमारे स्पेंडिंग से. स्पेंडिंग मीन्स गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से हमारा कम होगा, क्योंकि अगर कोई भी पार्ट अगर चेंज होता है टैक्स में तो वो सारा एब्जॉर्व कौन कर लेती है? सेविंग्स ज़्यादा हो जाएंगी, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा. मीन्स हम टैक्स पे किसके अकॉर्डिंग करते हैं? हमारी इनकम के अकॉर्डिंग. जितनी हमारी इनकम है उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स पे करेंगे. और हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो किस पे डिपेंड करती है? जो हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट ने कितना रिवेन्यू अर्न किया है. जिस हिसाब से गवर्नमेंट रिवेन्यू अर्न करेगी उसी हिसाब से तो वो आगे एक्सपेंडिचर करेगी. तो टैक्स मल्टीप्लायर ज़्यादा नहीं होगा किससे? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से. सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा क्या होता है? इनकरेक्ट, मीन्स फॉल्स. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो जून 2013 का आया था, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें मैच दे रखा था कि हमें इन्वेस्टमेंट डिटर्मिनेशन बतानी है, थ्योरी बतानी है. लिस्ट 1 में हमारे इकोनॉमिस्ट के नाम हैं, प्रोपाउंडर्स के नाम है, और लिस्ट 2 में हमारी थ्योरीज गिवन हैं कि किसने कौन सी थ्योरी जो है वो डिटरमाइन की थी. अगर हम बात करें तो नेट ने ये जो क्वेश्चन है वो गलत दिया था. मतलब यहाँ पे जो थ्योरीज थी और इकोनॉमिस्ट थे दोनों ही गलत थे. सो इसका कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं बताया था, उन्होंने गलत बताया था. लेकिन तब भी हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इन चारों इकोनॉमिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरी जो है वो प्रोपाउंड की थी, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो हो वो बेटर हो. तो सबसे पहले अगर हम बात करें डेल जॉर्सन्स की, तो उन्होंने किसके बारे में बात की थी? ही टॉक्स अबाउट प्योर इकोनॉमिक थ्योरी. प्योर इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में बात करी थी. और एग्जाम्पल के लिए उन्होंने जो काम किया था वैसे किस पे किया था? ड्यूअल इकोनॉमी पे काम किया था और स्टेटिस्टिकल मेथड्स पे भी काम किया था. तो डेल जॉर्सन का नाम किसके साथ आ सकता है? स्टेटिस्टिकल मेथड्स के साथ आ सकता है और ड्यूअल इकोनॉमी के साथ आ सकता है. नेक्स्ट हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो दे रखे हैं जेएम केन्स. वो तो आपको सबको पता होगा, ही इज़ अ फाउंडर ऑफ केन्जियन इकोनॉमिक्स. केन्जियन इकोनॉमिक्स के फाउंडर हैं. प्लस ही बिलीव्स, वो क्या बिलीव करते थे? दैट केन्जियन हेल्ड दैट गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग एंड लोअर टैक्सेस व्हेन फेस्ड विद अ रिसेशन. गवर्नमेंट को जो है वो अपनी टैक्सेस को कम करना चाहिए और अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए जब इकोनॉमी में कौन सी सिचुएशन आ जाती है? रिसेशन की सिचुएशन आ जाती है, ताकि वो लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर पाए. अगर जॉब ज़्यादा होगी तो मतलब क्या है? लोगों की इनकम होगी. इनकम होगी तो कंज्यूमर क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगा. तो इसके बारे में किसने कहा है? जेम केन्जियन. और वो फाउंडर हैं किसके? केन्जियन इकोनॉमिक्स के. नेक्स्ट हमारे जो इकोनॉमिस्ट गिवन हैं वो यहाँ पे थे जेम्स कोहेन. अब जेम्स कोहेन की बात करें, सो ही डेवलप्ड द आइडिया ऑफ केन्जियन इकोनॉमीज एंड एडवोकेट
गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू स्टेबलाइज आउटपुट एंड अवॉइड रिसेशन। इन्होंने भी बात की थी, इन्होंने भी बोला था कि गवर्नमेंट इंटरवेन करी, इकोनॉमी में इंटरवीन करना चाहिए, गवर्नमेंट को दखलंदाजी देनी चाहिए ताकि जो है वो हमारा आउटपुट जो है वो रहे स्टेबलाइज रहे और इकोनॉमी में रिसेशन ना आए। प्लस हिज एकेडमिक वर्क इंक्लूडेड पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन। पायनियरिंग मीन्स अब सबसे ऊपर इन्होंने कंट्रीब्यूशन किस में दिया था? विद द स्टडी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मॉनेटरी, फिस्कल पॉलिसीज एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। इन सब में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। किनने? जेम्स कोहेन ने। नेक्स्ट हमारे पास है जेम्स क्लार्क। जेम्स क्लार्क की बात करें तो ही वॉज कंसर्न विद द डायनामिक्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड इन हिज अर्ली वर्क स्टडीज इन इकोनॉमिक्स ऑफ ओवरहेड कॉस्ट 1923 क्लार्क ने डेवलप करी एक थ्योरी जिसका नाम था एक्सेलरेशन प्रिंसिपल, जिसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बात की है। सो दैट इन्वेस्टमेंट डिपेंड कैन फ्लक्चुएट वाइडली व्हेन कंज्यूमर डिमांड्स फ्लक्चुएट। जब कंज्यूमर की डिमांड फ्लक्चुएट होती है तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड भी फ्लक्चुएट होती है। ठीक है, ये कहा था जेम्स क्लार्क ने, जिनका मेन था मार्केट इकोनॉमी में, प्लस उन्होंने ओवरहेड कॉस्ट के बारे में भी बात की थी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा एजर्शन और रीजन पे बेस्ड। एजर्शन हमारी क्या गिवन है? इन लिक्विडिटी ट्रैप द डिमांड फॉर मनी इज परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक। लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन में हमारी मनी की डिमांड क्या रहती है? परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक रहती है। रीजन क्या दे रखा है? बिकॉज इन दिस सिचुएशन all the investors expect the market rate of interest to rise toward the natural rate of interest। यहाँ पे रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो राइज करेंगे। तो यहाँ पे वो सिचुएशन कैसी क्रिएट करता है? वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं मार्केट में इन्वेस्ट करने से अच्छा है अपने पास पैसा होल्ड रखूँ, क्योंकि अभी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ्यूचर में मार्केट में जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज होंगे तो मैं तभी करूँगा। तो इन्वेस्टर्स की ये एक्सपेक्टेशन रहती है। इसलिए लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होता है? मनी की डिमांड जो है वो कैसी रहती है? परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक रहती है। लेकिन अगर हम बात करें, इसकी एक्सप्लेनेशन भी समझते हैं। ठीक है, ये हमारे कोड्स गिवन है, कौन सा कोड हमारा करेक्ट होगा, फिर भी हम समझते हैं एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले बात की जाए तो द स्पेशल केसेस वेयर द डिमांड फॉर मनी डिमांड इज परफेक्टली इंटरेस्ट इलास्टिक, वो कौन कौन से केस होंगे? इसमें केन्स ने रेफर किया है इस सिचुएशन को लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन। अब वो क्या कहते हैं? द आर्ग्यूमेंट इज दैट वॉज इंटरेस्टेड रीच अ सर्टेन लो लेवल द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश फॉल्स टू जीरो एंड बॉन्ड्स बिकम अनअट्रैक्टिव। जब हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमारी कैश को होल्ड रखने की जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हमारी ज़ीरो हो जाती है, तो हम बॉन्ड्स में क्या करेंगे? इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना। हमारे लिए वो अनअट्रैक्टिव है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है इतना। सो दिस डज नॉट हैव टू बी एट ज़ीरो इंटरेस्ट रेट बट जस्ट एट वेयर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इज बिलो द लिक्विडिटी। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप। इस सिचुएशन को हम लिक्विडिटी ट्रैप क्यों बोलते हैं? कि मनी को होल्ड करने से जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हो जाती है ज़ीरो। मनी की होल्डिंग क्या क्रिएट कर देती है? हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ज़ीरो कर देती है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। ठीक है, आगे समझते हैं। इन दिस केस द डिमांड फॉर मनी शेड्यूल इज कम्प्लीटली हॉरिजेंटल। यहाँ पे हमारा जो डिमांड कर्व बनता है वो कैसा बनता है? हॉरिजेंटल बनता है। ठीक है, so when the interest rate has fallen to a sufficiently low level, changes in the money supply will not change the equilibrium interest rate। मनी सप्लाई, अगर रियल मनी सप्लाई में कोई चेंज आ रहा है तो हमारे इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। हमारा LM कर्व भी कैसा बनेगा? हॉरिजेंटल बनेगा एंड इनवेरिएंट टू चेंज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के चेंज में उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो है हमारे लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन आती है। और अगर हम एक और चीज़ समझें कि हमने क्या बोला कि मनी को होल्ड करने से हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ज़ीरो हो जाती है, इसलिए हम इसे लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। मतलब हमारा इंटरेस्ट रेट इतना लो है कि लोग जो हैं वो अनविलिंग हैं टू फोरगो द बेनिफिट ऑफ होल्डिंग मनी
बाय इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि हम मनी को क्या रखें, अपने पास होल्ड रखें, ठीक है। सो अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एजर्शन और रीज़न जो है वो हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ऑल द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट टू राइज टूवर्ड द नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर क्या है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग पर टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन स्टीपनेस ऑफ डाउनवर्ड स्लोप ऑफ। किसके डाउनवर्ड स्लोप पे डिपेंड करते हैं हमारा रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट जो हम स्पेंड कर रहे हैं पर टाइम पीरियड में। हमारा पहला क्या है, किस पे डिपेंड करता है, हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट शेड्यूल। सेकंड हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शेड्यूल। थर्ड हमारा क्या है, एलएम शेड्यूल। और फोर्थ क्या है हमारा आईएस शेड्यूल। तो कौन सा हमारा जो है वो करेक्ट होगा, समझते हैं इस चीज़ को। सो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ गिवन इन्वेस्टमेंट ऑन अ कैपिटल एसेट आफ्टर कवरिंग ऑल इट्स कॉस्ट एक्सपेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को छोड़ के जब हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी मार्जिनल एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट की क्या होती है कि हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उससे हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट हमने किस पे की है, हमारी कैपिटल एसेट्स पे। तो मतलब हमारे जो रिटर्न है वो हमारे कॉस्ट को तो कम से कम कवर कर ले, जो हमने खर्चा किया है उसको तो कवर कर ले, एक्सेप्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को छोड़ के हमारी बाकी का जो कॉस्ट है हम उसे कम से कम कवर कर सकते हैं। सो MEI शेड्यूल मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट शेड्यूल क्या शो करता है, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांडेड एट वेरियस रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हमारे पास वेरियस रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कि कौन किस पे कितना इंटरेस्ट ले रहा है तो उस पर हम कितना इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, ठीक है। सो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग पर टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करती है हमारी, कि हम इन्वेस्ट किस पे करेंगे, किसको देख के करेंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट शेड्यूल को देख के करेंगे। सो ऑप्शन ए क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिकली मैंशनड एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर मनी। मनी की कौन सा डिटर्मिनेंट हमारा मेंशन नहीं है। पहला वेल्थ, सेकंड नॉमिनल यील्ड ऑन अल्टरनेटिव एसेट्स, थर्ड है हमारा इन्फ्लेशन रेट और फोर्थ है हमारा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कौन सी चीज़ हमारी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर मनी। समझते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी का सबसे पहला मतलब क्या है, जो डिटर्मिनेंट्स है मतलब जो हमारी डिमांड फॉर मनी है वो डायरेक्टली वेरी करती है विद द स्केल वेरिएबल, दैट इज द इनकम एंड वेल्थ आर नेगेटिवली विद द रिटर्न ऑन अल्टरनेटिव एसेट। जो हमारी इनकम और वेल्थ है वो नेगेटिवली रिलेट करती है किससे, हमारी रिटर्न से ऑन अल्टरनेटिव एसेट। समझते हैं इसका मतलब भी, द अल्टरनेटिव एसेट्स विच कुड सर्व एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू इंक्लूड बॉन्ड्स, इक्विटी और इवन ड्यूरेबल गुड्स। जो हमारे अल्टरनेटिव एसेट हैं जिसमें हम करने वाले हैं इन्वेस्ट, सो वो हमारी सर्व करती है कैसे, कि हमारे बॉन्ड्स इंक्लूड होंगे, उसमें हमारी इक्विटी इंक्लूड होगी, उसमें हमारे ड्यूरेबल गुड्स इंक्लूड होंगे। हाउएवर ड्यूरेबल गुड्स आर ओनली रादर पुअर सब्सटीट्यूट फॉर मनी एंड थस द रिटर्न ऑन दैम इज ऑफन इग्नोर। जो हमारा सब्सटीट्यूशन है वो ड्यूरेबल गुड्स हमारा पुअर सब्सटीट्यूशन है, कि अगर हम सब्सटीट्यूट भी कर रहे हैं ना तो हमारे लिए बेकार है कि हम बॉन्ड्स में, इक्विटी में या ड्यूरेबल गुड्स में, बॉन्ड्स इक्विटी में हम करें तब भी ठीक है, लेकिन ड्यूरेबल गुड्स में जब हम करें तो हमारे लिए वो एक सब्सटीट्यूट है, वो भी पुअर सब्सटीट्यूट है, ठीक है। हमारा जो रिटर्न उस पर मिलता है ड्यूरेबल गुड्स पे, अगर हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी लगा रहे हैं, तो उस पर जो हमारा रिटर्न मिलता है वो इग्नोर ही किया जाता है क्योंकि वो हमारा पुअर सब्सटीट्यूट माना जाता है। Therefore, the interest on bond is considered as a negative factor in the money demand function
जो हमारा बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है वो हमारा एक नेगेटिव फैक्टर बनता है, किसमें, मनी डिमांड फंक्शन में। आगे समझते हैं, द इंटरेस्ट रेट रेलिवेंट इन द मनी डिमांड फंक्शन इज द नॉमिनल रेट, as it is nominal rate alone that clearly measure the yield on bonds। हमारा nominal rate हमारा बेटर है कंपैरेटिवली किसके, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट मनी डिमांड में रेलिवेंट तो है, बट कौन सा, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ना कि रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन सी चीज़ मेंशन नहीं है, हमारी रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेंशन नहीं है एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर मनी। सो ऑप्शन डी क्या है हमारा, करेक्ट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुज मॉडल ऑफ फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट मेक यूज ऑफ द स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन बिजनेस साइकिल। हमें यहाँ पे 4 इकोनॉमिस्ट के नाम दिए हुए हैं, हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा इकोनॉमिस्ट है जिसने स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल का यूज़ किया है किसे एक्सप्लेन करने के लिए, बिजनेस साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहला है हमारा एन कैल्डोर, बी है हमारा जे.आर. हिक्स, सी है हमारा पॉल सैमुएल्सन और डी है हमारा जे.एम. केन्स। तो कौन से इकोनॉमिस्ट है इन्होंने यूज़ किया है, तो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन समझें तो वो इकोनॉमिस्ट हैं हमारे एन कैल्डोर। एन कैल्डोर हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने यूज़ किया है स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल का। अब समझते हैं कैसे। सो इन हिज मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट इट इज़ रिलेटेड डायरेक्टली टू द लेवल ऑफ इनकम एंड इन्वर्सली टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब जो कैल्डोर ने जो मॉडल दिया है उसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो हमारी डायरेक्ट रिलेशन है उसका किसके, हमारी इनकम के साथ, और इन्वर्स रिलेशन है हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल के साथ। अब समझते हैं ये कैसे। सेविंग जो है वो हमारा डायरेक्ट फंक्शन है कैपिटल स्टॉक का, मतलब किसी भी लेवल ऑफ इनकम पे अगर हम बात करें तो जितना ज़्यादा हमारा कैपिटल स्टॉक है मतलब हमारी सेविंग ज़्यादा है, और जितना हमारा इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वर्स है। मतलब क्या कहता है इसका कि हमारी जो कैपिटल स्टॉक ज़्यादा होगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होगी। क्यों, लोग जो हैं वो स्टॉक में ज़्यादा रखेंगे, पैसे को अपने पास सेव करके रखेंगे, तो वो इन्वेस्ट कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। और जितना ज़्यादा कैपिटल स्टॉक है मतलब लोग उतना ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि किस इकोनॉमिस्ट ने स्टॉक एडजस्टमेंट प्रिंसिपल की बात की है अपने बिजनेस साइकिल को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो हमारे एन कैल्डोर थे जिन्होंने स्टॉक एडजस्टमेंट की बात की है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। द कंसेप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज एसोसिएटेड विद। जो विशियस सर्कल है हमारी पॉवर्टी का उसमें किसने बात की है, ये हमारा प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मतलब ये। सबसे पहला जे.एम. केन्स ने की है, डी हमारा रेगनार नस्की ने की है, सी हमारे कार्ल मार्क्स ने की है और डी हमारे जे.एस. मिल ने की है। कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो रिलेट करते हैं, जो बताते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बारे में, समझते हैं इस चीज़ को हम। सो अकॉर्डिंग टू रेगनार नस्की वो क्या कहते हैं कि ये जो है विशियस सर्कल जो है वो एक कॉन्स्टिलेशन फोर्स है। जैसे हमारी कॉन्स्टिलेशन प्लैनेट्स का है कि वो चारों तरफ घूमते रहते हैं हमारे प्लैनेट्स, ऐसे ही हमारा जो सर्कल है वो भी ऐसे ही होता है कि अगर इनकम कम है तो इन्वेस्ट कम करेगा, इन्वेस्ट कम करेगा, कंज्यूम कम करेगा, कंज्यूम कम करेगा तो आगे फर्दर जो है वो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हमारी जीडीपी नहीं बढ़ेगी, तो हम ऐसे ही घूमते रहेंगे इस चीज़ में। वो क्या कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिलेशन फोर्स है जो क्या कहता है, इट टेंडिंग टू एक्ट एंड रिएक्ट वन अनदर इन सच अ वे एज टू कीप अ पुअर कंट्री इन ए स्टेट ऑफ पॉवर्टी। कि जैसे अगर हम गरीब पुअर मैन का एग्जाम्पल लें तो वो क्या कहते हैं कि जैसे एक पुअर कंट्री में वो चीज़ चलती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, ऐसे ही जो है हमारा कॉन्स्टिलेशन फोर्स भी घूमता रहता है। तो उन्होंने पॉवर्टी को विशियस सर्कल क्यों बोला है
कि लोगों के पास इनकम नहीं होगी, लोगों के पास जॉब नहीं होगी, तो वो आगे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी तो आगे हमारी इनकम कैसे जनरेट होगी, इनकम नहीं जनरेट होगी तो फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी तो फिर लोगों के पास इनकम नहीं होगी, तो ये चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी किससे रिलेटेड है, कौन से इकोनॉमिस्ट से, रिग्नार नर्क्सी से। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन्वर्टेड यू शेप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विद, जो हमारा यू शेप का कर्व बनता है इनकम हाइपोथेसिस का, वो किससे रिलेटेड है, हमारे जेबी क्लार्क से, डेविड रिकार्डो से, साइमन कुजनेट से या फिर एडम स्मिथ से। अगर आपको याद हो तो साइमन कुजनेट्स हैं जिनका रिलेशन है, उन्होंने कुजनेट्स यू शेप्ड इनकम हाइपोथेसिस भी बोला जाता है इसे। इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सो कुजनेट्स हैं जिन्होंने वर्क किया है ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन which led him to hypothesis that industrialization nation experience a rise and subsequent decline in economic equality, कि जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक नेशन जो है वो एक्सपीरियंस करेगा, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ डेवलप्ड होंगी, लोगों के पास ज़्यादा इनकम होगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हमारी कन्वर्ट होगी, मतलब डिक्लाइन होगी, मतलब चेंज होगी। ठीक है, मतलब देयर इज आ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशन एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी ही कम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, और जितनी कम इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। एंड ही कैरेक्टराइज्ड एज एन इन्वर्टेड यू, मीन्स कुजनेट्स कर्व के नाम से भी इन्हें जाना, इस जो हाइपोथेसिस है उसे जाना जाता है। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। द कंपोनेंट्स ऑफ HDIR, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो सबसे पहले हमें ऑप्शन दे रखा है लॉन्गेविटी, सेकंड हमें दे रखा है इन्फेंट मोर्टिलिटी, थर्ड हमें दे रखा है एजुकेशनल अटेनमेंट, और फोर्थ हमें क्या दे रखा है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के? इसे समझने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है कहाँ, कब ये एस्टेब्लिश हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और फिर हम जानेंगे कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, वो सारे नेशंस के इंडेक्स जो हैं वो देखता है, और उन्होंने जो ये एस्टेब्लिश किया था वो किया था 1965 में, और किसने किया था, UN जनरल असेंबली ने किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। प्लस अब देखते हैं इसके कंपोनेंट्स, तो लॉन्गेविटी, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, ये सारे ही क्या हैं, इसके एसेंशियल डायमेंशंस हैं। पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सब क्या है, HDI के कंपोनेंट्स हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो किसकी बात है, हमारी लॉन्गेविटी, हमारी एजुकेशनल अटेनमेंट और हमारी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ HDI। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हमारा कोड जो है वो क्या है, करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब चलते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द प्रोपोनेंट्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। क्लासिकल थ्योरी जो है डेवलपमेंट की, इसमें इकोनॉमिस्ट के नाम गिवन है, हमें उन्हें सीक्वेंस में लगाना है कि किसने पहले थ्योरी दी थी, किसने बाद में दी थी। तो ऑप्शन ए है डेविड रिकार्डो, बी है एडम स्मिथ, थर्ड है JS मिल और फोर्थ है रॉबर्ट मैल्थस। अगर आपको पता हो, क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट को सबसे पहले देने वाले थे हमारे एडम स्मिथ। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया जाए इनको, तो एक बात है कि आजकल जो है सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आ रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के, सिक्वेंशियल ऑर्डर के। तो इनमें आपको क्या करना है कि आपको अगर एक आधा भी पता है कि सबसे पुराना कौन है या फिर सबसे नया कौन है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप उनमें से करेक्ट देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखें, एडम स्मिथ हैं जिन्होंने सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात की थी, तो सबसे पहले जो ऑप्शन आना चाहिए वो सेकंड आना चाहिए। अब अगर हम कोड्स देखें तो कोड्स में सिर्फ सेकंड पे पहले आने वाला कौन सा कोड है, ए, तो मतलब हमारा ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। लेकिन तब भी हम इसको पूरी तरीके से देखते हैं कि कैसे किस किस इकोनॉमिस्ट ने इसमें अपनी अपनी थ्योरीज दी थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, द क्लासिकल स्कूल
एडम स्मिथ ने सबसे पहले 1723-90 के बीच में ये थ्योरी दी थी और इनको क्या बोला जाता था, ही ऑल्सो कॉल्ड एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्लस ही इज़ द फाउंडर ऑफ क्लासिकल स्कूल। अब जो इनका काम था, हिज वर्क ऑन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक इन्होंने कब दी थी, 1776 में दी थी, जो क्लासिकल स्कूल की सबसे पहला पॉइंट था जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन ये बुक किसने दी थी, एडम स्मिथ ने 1776 में। अब हम बात करें केन्स के अकॉर्डिंग, सो द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वाज अ नेम इन्वेंटेड बाय मार्क्स, रिकार्डो, जेम्स मिल एंड देयर प्रीडिसीसर्स। मतलब मार्क्स ने, रिकार्डो ने, जेम्स मिल ने और आगे उनके आगे जितने भी इकोनॉमिस्ट आए थे उन सब ने मिलके इसका नाम दिया था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। बट दीज इंक्लूडेड द फॉलोअर्स ऑफ रिकार्डो, दैट इज टू से हु अडॉप्टेड एंड अफेक्टेड द थ्योरी ऑफ रिकार्डियन इकोनॉमिस्ट इनटू अ क्लासिकल स्कूल। मतलब इस थ्योरी में कितने इकोनॉमिस्ट इंक्लूड थे, जे.एस. मिल, मार्शल, एजवर्थ प्लस एडम स्मिथ। अगर हम बात करें सारे इकोनॉमिस्ट की कि लीडिंग इकोनॉमिस्ट कौन कौन थे क्लासिकल स्कूल के, तो एडम स्मिथ, जर्मी बेंथन, थॉमस रॉबर्ट माल्थस, डेविड रिकार्डो, जे.बी. से, जे.एस. मिल। ठीक है, ये सारे ही थे। तो अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन पे। ऑप्शन देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले दिया था एडम स्मिथ ने, उनके बाद माल्थस ने, फिर मिल ने और सबसे लेटेस्ट जो है रिकार्डो ने, जिनका क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन था। थैंक यू सो मच। I hope you find it helpful. Take care everyone. Please be safe and healthy.